नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स बियॉन्ड बुक्स में। आज मैं दोस्तों आपके लिए इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट्स का पार्ट 3 लेके आया हूं और इस पार्ट 3 में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की जो किसी भी यूनिवर्सिटीज के पेपर में जनरली पूछी जाती है। तो फर्स्ट इज पर्सन एंड सेकेंड इज एसएससी। यानी पर्सन और एसएससी पहले हम एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें टैक्स देना है, जो टैक्स देने की कैटेगरी में आते हैं, और कौन लोग टैक्स देते हैं। इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो ये दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करा गया है। फर्स्ट कहा गया है पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन दोस्तों सेक्शन 231 के अंदर दी गई है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। डेफिनेशन में कहा गया है पर्सन इंक्लूड्स, यानी पर्सन के अंदर ये लोग इंक्लूड्स होंगे। तो पहला कौन सा है? एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मींस यानी नेचुरल पर्सन, इट मे बी मेल और फीमेल। सेकेंड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। HUF मींस ए फैमिली ऑन विच हिंदू लॉ अप्लाइज। जिसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है दोस्तों? हिंदू लॉ। एक डेफिनेशन समझिए HUF की। HUF कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। ये एक डेफिनेशन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। मैं आपको इसे एक आसान भाषा में समझाता हूं। यानी एक दादाजी हैं, उनके दो बेटे हैं और दो बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं, ये सारे मिलके साथ रहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा एक इंडिविजुअल के रूप में टैक्सेशन ना हो, एक जॉइंट फैमिली के रूप में हो। वो लोग साथ रहते हैं, साथ बिजनेस करते हैं और जो दादाजी हैं उन्हें हम कहेंगे HUF का कर्ता या मैनेजर। तो ये पूरी फैमिली कंसिस्ट होगी किस फॉर्म में? HUF के फॉर्म में। इस पर हम आगे एक चर्चा करेंगे, पूरा एक चैप्टर हमारा इस चीज के ऊपर बना हुआ है। थर्ड इज कंपनी। थर्ड पर्सन कौन इंक्लूड होगा? कंपनी। यहां पर हमें ध्यान रखना है दोस्तों, कंपनी की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उससे हटके यहां सिर्फ कंपनी की इनकम टैक्स एक्ट में यह बताया गया है कि ये कंपनियां पर्सन में इंक्लूड होंगी। जिसमें कौन सी कंपनियां शामिल होंगी? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी और एनी कंपनी जो किसी स्पेशल परमिशन दी गई है, स्पेशल ऑर्डर दिया गया है, CBDT। CBDT क्या है दोस्तों? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कहा भाई इसको जो है हम कंपनी मानेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से। वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या है? हमारा कंपनी मानी जाएगी। तो तीन चीजें कंपनी के अंदर इंक्लूड होंगी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी और कंपनी डिक्लेयर्ड एज ए कंपनी बाय CBDT। फोर्थ इज फर्म। फर्म इज पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत बनी हुई है उस फर्म को हम पर्सन में इंक्लूड्स करेंगे। फोर्थ इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है दोस्तों? बहुत बार आपके सिलेबस में आएगा AOP। यानी कुछ लोगों ने कहा वो HUF और कंपनी भी हो सकते हैं, वो कंपनी और फर्म भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल और फर्म भी हो सकते हैं, कि हम मिलकर किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। एक कॉमन गोल के लिए वो लोग इकट्ठे हुए और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये क्या कहा जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिफ्थ इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI। अब ये BOI क्या है? इसमें ओनली इंडिविजुअल्स कैन मेंबर। चार लोग मिलकर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कोई ऐसी बॉडी बनाते हैं एक जिसके लिए एक हमारा कॉमन गोल होगा और ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। ये क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। BOI और AOP में फिर डिफरेंस क्या है? AOP में जो ऊपर के ये पर्सन दिए हुए हैं इसमें से कोई भी मेंबर हो सकता है, लेकिन BOI के अंदर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल कैन मेंबर। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या हुई दोस्तों? जो लोकल लेवल पे काम करती है और उसका टैक्सेशन एक लोकल अथॉरिटी के रूप में होता है, जैसे ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब क्या है? लोकल अथॉरिटी। And next is any other juridical person.
यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो ऊपर की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिए फिर यहां पर बात आती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को नहीं छोड़ता, जो इन सब में नहीं आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, एनी अदर ज्यूरिडिकल पर्सन, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, बार काउंसिल, और सबसे ऊपर अब इन सब लोगों पर जब टैक्स लग रहा है तो इनकम टैक्स वालों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है, गॉड को भी नहीं छोड़ा है। जो आपने देखा होगा श्राइन बोर्ड, बोर्ड के थ्रू जो मंदिर गवर्न होते हैं, जैसे आपने सुना होगा शिरडी साईं बाबा श्राइन बोर्ड या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, वो सब किसके अंदर कवर होते हैं, एनी अदर ज्यूरिडिकल पर्सन में। तो दीज आर द कैटेगरी जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर माने जाते हैं पर्सन। सेकंड डेफिनेशन इज एसएससी। एसएससी मींस करदाता। अब नाम से ही इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। एसएससी की डेफिनेशन किस चीज में दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 2(7). इसको 3 कैटेगरी में दोस्तों बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज रेगुलर एसएससी। रेगुलर एसएससी कौन होता है, एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स, पेनाल्टी और इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज कॉल्ड रेगुलर एसएससी। यानी किसे हम कहेंगे रेगुलर एसएससी, भाई जो इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स देने के लिए लायबल है। अब वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो आगे की बात है। पेनाल्टी देने के लिए लायबल है या उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देने के लिए लायबल है, तो वो क्या कहा जाएगा, रेगुलर एसएससी या एसएससी। दूसरा है डीम्ड एसएससी। अब इसको समझना जरूरी है। यहां पर डीम्ड एसएससी क्या है, ए पर्सन हु इज एसेसेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। यानी इनकम तो किसी और की है लेकिन टैक्स देने की जिम्मेदारी किसी और की है। इसको दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा और नाम है जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। यानी डीम्ड एसएससी को हम और क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। जैसे फॉर ए माइनर चाइल्ड, अब कोई माइनर चाइल्ड है, उसके नाम पे कोई एसेट है या उसकी कोई इनकम अर्न होती है, उसकी देखभाल उसके गार्जियन करते हैं, तो ये क्या कहे जाएंगे, डीम्ड एसएससी। कोई ऐसा फॉरेनर है जो इंडिया के बाहर रहता है लेकिन उसकी इंडिया में भी काफी सारी एसेट है, तो उसकी देखभाल कोई यहां पर इंडिया में कोई कर रहा है, वो क्या कहा जाएगा उसको, डीम्ड एसएससी या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ऐसी किसी की डेथ के बाद उसके जो लीगल हेयर है वो क्या कहे जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तीसरा हमारा पार्ट है दोस्तों एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट मींस a person who is liable to take some work under this act but has failed to do so called SSC in default। अब इनकम टैक्स एक्ट में कुछ कहा गया कि भाई किसी एसएससी कुछ कहा गया कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इतना टैक्स जमा करना है, तुम्हें इतना फाइन जमा करना है, तुम्हें इतनी पेनल्टी जमा करनी है, लेकिन वो आदमी समय से वो काम नहीं कर पाया तो वो क्या माना जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट। अब इसको एक उदाहरण से बताता हूं मैं। कल मैंने आपको बताया था टीडीएस। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये क्या होता है दोस्तों कि भाई जहां इनकम अर्न हो रही है उस सोर्स पे ही इनकम काटने की जिम्मेदारी। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि भाई आपका लॉटरी का टिकट निकला तो उस पर टैक्स काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उस लॉटरी कंपनी की। आपकी सैलरी पे टैक्स बनता है, उस टैक्स काटने की जिम्मेदारी किसकी है, आपके एम्प्लॉयर की। लेकिन वो लॉटरी वाला और आपका एम्प्लॉयर वो समय से टैक्स काटना भूल गए, तो ये क्या कहे जाएंगे, एसएससी इन डिफॉल्ट। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा पर्सन और एसएससी के बारे में। पर्सन में से ही एसएससी निकल के आता है। एसएससी इनमें से कोई हो सकता है और पर्सन इनमें से कोई एसएससी बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स बेसिक्स के लास्ट कंसेप्ट की, जो है टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग। इस पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।